प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और इस वीडियो में हम लोग जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से प्रिस्क्राइब्ड बुक है रेनबो सेकेंड, उसका जो प्रोज सेक्शन है उसके प्रोज सेक्शन से एक यात्रा वृत्तांत, एक ट्रैवलुक का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, जिसका टाइटल है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। भारत पर्यटक की नजर में, यानी एक पर्यटक जो है वह भारत को किस दृष्टि से देखता है, और इसको पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका जिक्र किया है। इसके शुरुआत के 10 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़े हैं और 10 पैराग्राफ में लेखिका ने हमें भारत की उस स्थिति का वर्णन बताया। हालांकि लेखिका यहाँ आई थी उसने भारत को देखने के लिए। उन्होंने यहाँ क्या देखा, क्या महसूस किया, तो शुरुआत में उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से भारतीय लोग जो है गुलामी की जंजीर से बाहर निकलना चाहते हैं और आज़ादी के लिए कैसी कैसी योजनाएं बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि वो हालांकि आई थी देखने भारत को, पूर्णिमा की रात में ताजमहल की सुंदरता को देखने आई थी, लेकिन यहाँ आकर के जब उन्होंने फतेहपुर सीकरी देखा, ताजमहल देखा, तो उन्होंने अपने आप को संतुष्टि नहीं मिली उन्हें और वो अब भारत के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहती हैं। तो भारत के वास्तविक स्वरूप को आगे वो क्या लिखती हैं, आइए हम देखते हैं इस चीज को और शुरू करते हैं 11वां पैराग्राफ। अगर आपने पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और आगामी जो परीक्षा आपकी है उसमें ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव को लेकर के भी और सब्जेक्टिव को लेकर के भी, दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है ये। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 11वां पैराग्राफ, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है, लिखकर कहती है एज लिव्ड विथ इंडियन फ्रेंड्स, चूंकि मैं कुछ कहती है एज आई लिव्ड विथ इंडियन फ्रेंड्स, जबकि मैं भारतीय मित्रों के साथ रही, न्यू एंड ओल्ड, नए मित्रों के साथ और पुराने मित्रों के साथ रही, दैट ऑल इल्स ऑफ इटली कुड इजिली हैव बीन मेंडेड, कि ऐसा उनको लगता है कि इटली की जो समस्त बुराइयां हैं वो बड़ी आसानी से समाप्त हो सकती थी। इफ देयर हैड बीन अ गवर्नमेंट, अगर वहां एक सरकार होती, हुज पर्पस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल टू बेनिफिट द पीपुल रेदर देन टू लिव अपॉन देम, कहते हैं कि अगर वहां की सरकार की मनसा, वहां की सरकार का इरादा जो होता, अगर लोगों पर शासन करने की बजाय लोगों के लिए सरकार चलाना अगर होता, तो अगर ऐसा होता तो इटली की जो सारी समस्याएं हैं रोम की वो समाप्त हो चुकी होती। जो स्थिति अभी है वो देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन ऐसा हो न सका। कहती है द डिजर्ट ड्राई कंट्री, यानी कि मरुभूमि जैसा देश, ड्राई यानी शुष्क देश, ऐसा देश जहां मरुस्थल हो, जहां पानी का अकाल हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में देखिए, द फ्रूटलेस एंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास वाज ऑलरेडी फेमिस्ट, कहते कि जैसे बॉम्बे और मद्रास के बीच की दूरी जो है, या बॉम्बे और मद्रास जो है वो एक ऐसी भूमि है जो मरुभूमि के रूप में है, आपदाग्रस्त है, फलहीन भूमि है, फ्रूटलेस है, यानी कि जिससे किसी प्रकार का लाभांश वहां के किसानों को नहीं मिलता है। और ऐसी स्थिति क्यों है इसकी बात करते हुए, आज ऑलरेडी फेमिस्ट, ये पहले से ही आपदाग्रस्त थी, ऑल्दो इट वाज ओनली फरवरी, हालांकि अभी यह केवल फरवरी का महीना था जब वो वहां की यात्रा करी, एंड द सन हॉट इनफ टू फर्टिलाइज एनी सीड, और सूरज में इतनी गर्मी थी, कहती है कि फरवरी महीने में सूरज में इतनी गर्मी थी कि कोई भी बीज अगर लगाया जाए तो वो पनपेगा, वो फलेगा, वो बढ़ेगा, यानी कि वो निषेचन की प्रक्रिया में आ सकता है, इतनी गर्मी थी। हैड देयर बीन वाटर, क्या कहीं पानी था, उनके प्रश्न करती हैं कि क्या कहीं पानी था, हैड देयर बीन वाटर एंड व्हाई वाज देयर नो वाटर, और कहीं पानी क्यों नहीं था, कहती है क्या कहीं पानी था कि फलों को, बीजों को लगाया जा सके, निषेचन के लिए तैयार किया जा सके, तो क्या कहीं पानी था और कहीं पानी क्यों नहीं था। वाई नॉट सिंक एस्ट्रीन वेल्स, किसानों ने कुएं को गड्ढा क्यों नहीं किया जाता, यानी किसान के जो कुएं हैं उसको गड्ढा क्यों नहीं किया जाता, उसको कम गहराई पर ही क्यों छोड़ दिया जाता है, और इवन डिग सैलोज वेल्स, या उथले पुथले कुएं को खोदा जाता है, ऐसी स्थिति क्यों है। सिंस आई वाज टोल्ड द वाटर टेबल वाज हाई, हालांकि मुझसे कहा गया था कि यहाँ पर जो पानी है, पानी का जलस्तर जो है वह ऊंचा है, यानी पानी जमीन के अंदर जो है उसकी मात्रा काफी ज्यादा है। जहां पे जलस्तर पानी का ऊंचा होता है वहां पे कम गड्ढा खोदने से भी पानी निकल आता है। बट द इनर वाटेड एंड एक्सवेटेड पीपल हैड नॉट द स्ट्रेंथ टू टेक सच इन इंटिटिव
आफ्टर द ईयर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। लेकिन कहते हैं कि वर्षों के जो मतलब वर्षों की जो प्रतंत्रता है, गुलामी है, जो उपनिवेशवाद है, उससे जूझने के बाद जो लोग हैं वो उत्साहहीन हो गए हुए हैं, काफी टायर्ड महसूस कर रहे हैं, काफी निराशा के भाव उनके अंदर आ गई है। इसलिए लोगों ने ऐसी पहल करने की ताकत ही नहीं लगाई, यानी अब वो कुछ करना नहीं चाहते। इट वॉज मोर देन दैट, या उससे भी अधिक था। द वर्स्ट रिजल्ट परहैप्स ऑफ द colonial system was to provide the subject people with an infinite excuse against work and so against helping themselves। शायद जो गुलाम लोग होते हैं उनकी व्यवस्था का सबसे बुरा परिणाम यही होता है कि गुलाम लोगों को काम के खिलाफ एक अनंत बहाना प्रदान करता है। गुलामी जो है लोगों को काम न करने के लिए एक बहुत ही बड़ा बहाना प्रस्तुत करता है। ऐसा लेखक का कहना है कि चूंकि जो काम लोग खुद भी कर सकते थे वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्षों की गुलामी जो उपनिवेशवाद था उससे त्रस्त हैं और काम करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात यह हो जाती है कि जो गुलामी की मानसिकता होती है, जब लोग गुलामी में जी रहे होते हैं तो काम न करने का एक बहुत बड़ा बहाना यह भी होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि लोग उसी मानसिकता की ओर बढ़ने लगते हैं और बढ़ जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि लोग अपनी ही मदद नहीं करना चाहते, यानी कि स्वयं के लिए भी कुछ करना नहीं चाहते। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी इज ऑलवेज द सलेन एटीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट टू द रूलर। और उनके दिमाग में एक बात होती है कि जो शासक वर्ग है वह उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी कमजोरी के लिए, उनकी दिक्कतों के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो शासक वर्ग है, जो राजा वर्ग है, जो शासन कर रहा है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी एंड क्लोथ मी एंड गवर्न मी, इफ आई डाई इट इज योर फॉल्ट। उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि जो राजा होता है, जो शासन करने वाले लोग होते हैं, जो उपनिवेशवाद के जो प्रवर्तक होते हैं, जो शासन कर रहे होते हैं, वही हर चीज के लिए जिम्मेवार है, वहां की प्रजा को खिलाने के लिए भी, कपड़ों के लिए भी, शासन करने के लिए भी। और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार नहीं है, बल्कि उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो वहां का शासक है जो उस पर शासन करता है, वह जिम्मेवारी उसी की बनती है। कहते हैं कि देयर वर ऑलवेज द ब्रिटिश टू ब्लेम, हमेशा अंग्रेजों को दोष दिया जाता था। एंड सर्टेनली द ब्लेम वाज नॉट ऑलवेज जस्ट। और लेखिका कहती है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आरोप लगाया जाता था अंग्रेजों पर, जो ब्लेम किया जाता था उनको, हमेशा वो सत्य हो, ये कोई वास्तविकता नहीं है। यानी कि हमेशा दोष लगाया तो अंग्रेजों पर ही जाता था, लेकिन हमेशा ही वो दोषी नहीं होते थे। इट एसेंशियल परहैप्स इट वाज फॉर व्हेन द हार्ट ऑफ अ पीपल इज गॉन देयर स्पिरिट डाइज विथ इट। फिर भी यह अनिवार्य रूप से ऐसा था भी, क्योंकि जब लोग की हिम्मत टूट जाती है तो उसका सब्र भी खत्म हो जाता है। फिर लेखिका कहती है कि हाँ, ऐसा होता भी है, जब लोगों की हिम्मत टूटने लगती है, जब लोग बिखरने लगते हैं तो उनके अंदर जो है आशा के भाव अपने आप समाप्त होने लगते हैं, आशा उनके अंदर की समाप्त हो जाती है। अब 12th पैराग्राफ की तरफ आते हैं। 12th पैराग्राफ में कहते हैं, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट अमॉन्ग द मेनी इंप्रेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया absorbed while I lived among them and still clear in my mind is their reverence for great men and women। अब कहते हैं कि जब दोबारा मैं नजर दौड़ाती हूं, मैं नजर से ढूंढने का प्रयास करती हूं भारत की ओर ताकि उसका विश्लेषण कर सकूं, तो मैंने पाया कि भारत के लोगों के कई मत में से मैंने अवशोषित किया, कई जो विचारधारा थी भारत के लोगों की, उसमें से जो मैंने कुछ चुन करके निकाला, जो अवशोषित किया मैं, वो उनके बीच रहती थी और अभी भी मेरे दिमाग में स्पष्ट है। और जो विचारधारा चुन करके निकाला उनके बीच से, भारत के लोगों के मन मस्तिष्क से, वो अभी भी मेरे दिमाग में है और वो स्पष्ट है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ। और वो क्या था कि जो महान लोग होते हैं उनके प्रति उनके हृदय में सम्मान होता था। लीडरशिप इन इंडिया कैन ओनली बी कंटिन्यूड बाय दोज होम द फॉलोअर्स कंसिडर टू बी गुड। भारत में नेतृत्व केवल उन लोगों द्वारा जारी रखा जा सकता है जिन्हें अनुयायी अच्छा मानते हैं, यानी जिनके फॉलोअर ये मानते हैं कि वो जिसके पीछे चल रहे हैं वह अच्छा है, वह उनका हितैषी है, तो वह आदमी नेतृत्व कर सकता है। केवल एक ही शर्त भारत में नेतृत्व करने के लिए निर्धारित है। और कहते हैं दैट इज कैपेबल ऑफ रिन्यूंसिएशन देयरफॉर नॉट सेल्फ सीकिंग। दिस वन क्वालिटी फॉर देम कंटेन्स ऑल अदर्स। A person able to renounce personal benefit for the sake of an idealistic। कहते हैं कि आत्मत्याग में सक्षम, जो व्यक्ति स्वयं आत्मत्याग में सक्षम हो,
इसलिए स्वार्थ से भी नहीं, जो अतः वह अगर स्वार्थ से भी नहीं, यानी जो अपना आत्मत्याग कर सकता है, वह स्वार्थ की सेवा नहीं करता हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं मरता हो, उनके एक गुणवत्ता में अन्य सभी गुणवत्ता शामिल होती है, यानी ऐसे लोग महान माने जाते हैं और लोग उनका अनुसरण करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए पर्सन एबल टू रिनाउंस, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मार्गदर्शक बनते हैं, जो आदर्शवादी बनते हैं, के लिए ऐसा व्यक्ति भी अपना व्यक्तिगत लाभ छोड़ देता है। जो हमेशा अपने व्यक्तिगत लाभ में उलझा हुआ रहता हो, वह भी उसकी बात को मानता है और अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग कर देता है उस व्यक्ति के अनुसरण करने के कारण। एंड इट इज बाय दैट एवरी फैक्ट ऑल्सो ऑनेस्ट, ऑल्सो हाई माइंडेड, देयरफॉर ऑल्सो ट्रस्टवर्थी, और वह भी ईमानदार, उच्च विचारधारा वाला, इसलिए भरोसेमंद भी होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं, उनकी सोच जो होती है काफी हाई होती है, काफी डेवलप्ड होती है और लोग उन पर विश्वास कर सकते हैं, वो भरोसेमंद भी होते हैं। आई फेल्ट दैट पीपल इवन दोज हु न्यू देमसेल्व्स वैनल एंड फुल ऑफ फॉल्ट्स सर्च फॉर सच पर्सन। मुझे लगा कि लोग यहां तक कि जो वह खुद को स्वार्थ के लिए सिद्धांतों का बलिदान कर दे और दोषों से भरा हुआ हो, ने भी ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश की। कहते हैं कि ऐसे लोगों ने भी ऐसे आदर्शवादी लोगों को ढूंढा जो स्वयं उन आदर्शों का पालन कभी नहीं करते और उन आदर्शों के मार्ग पर कभी नहीं चलते। ऐसे लोग भी उन आदर्शों वाले व्यक्तियों को ढूंढते थे और उनका अनुसरण करते थे। ऐसा मैंने भारत में महसूस किया। 13th पैराग्राफ में आते हैं। 13th पैराग्राफ कहता है द डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी एंड फाइनली इवन इंटरनेशनली इज वेल नोन। यानी गांधी जी को दी गई राष्ट्रीय प्रतिष्ठा जो थी, राष्ट्रीय निष्ठा जो थी गांधी जी के प्रति लोगों की, और जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि का रूप धारण कर लेती है। बट आई फाउंड द सेम होमेज पेड टू लोकल पर्सन हु इन देयर मेजर्स वर ऑल्सो लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फलेसनेस। तो वो कहते हैं कि एक और तो जहां हम देखते हैं कि गांधी जी के प्रति जो भारतीय लोगों ने निष्ठा जताई और उसी का परिणाम था कि अंतोगत्वा गांधी जी दुनिया भर में इतने प्रसिद्ध हुए, लेकिन भारतीय लोग सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं थे। उन लोगों के प्रति भी भारतीय लोगों की निष्ठा थी जो स्थानीय थे। स्थानीय लोगों को भी वही सम्मान, वही श्रद्धांजलि मिलती है अगर वो मर्यादावान होते थे, अगर उनके अंदर मर्यादा होती थी। और अब वो कहती है कि आई रिमेंबर अ सर्टेन इंडियन विलेज वेयर आई हैड बीन इनवाइटेड टू विजिट इन द होम ऑफ अ फैमिली ऑफ सम मॉडर्न एजुकेशन। कहते हैं कि मुझे याद है मैं एक घर की, एक गांव की यात्रा कर रही थी, मुझे आमंत्रित किया गया था एक गांव के एक घर में जहां आधुनिक शिक्षा के जो प्रचारक थे, जिसके यहाँ आधुनिक शिक्षा को महत्व दिया जाता था, यानी मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो परिवार जाना जाता था, कैसे ही परिवार ने मुझे आमंत्रित किया था कभी। तो उसकी घटना का वर्णन वो करती है, कहती थॉट नॉट मच, हालांकि उतना आधुनिक भी नहीं था। यह शब्द आधुनिक कहने का मतलब कि वह समय के साथ तालमेल बनाकर चल सके, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो इतना आधुनिक भी नहीं था। फिर भी भारतीय सोच के हिसाब से वह परिवार आधुनिक था जहां मुझे आमंत्रित किया गया। एंड सम मीन्स थॉट नॉट वेल्थ, और कुछ साधन थे, हालांकि धन तो नहीं था। द हाउस वाज मड बिल्ड, जो मकान था वो मिट्टी का बना हुआ था। एंड द रूफ वाज ऑफ थैच, और जो घर की छप्पर थी वो मतलब खड़ की थी, यानी छत नहीं थी। इनसाइड वर सेवरल रूम्स, और अंदर बहुत सारे कमरे थे। हाउएवर द फ्लोर्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड विद द यूजुअल मिक्सचर ऑफ काउ डग एंड वाटर, और घर की जो पॉलिश की गई थी, यानी नीपा गया था, हमारे यहाँ नीपना कहते हैं, तो उसको जो पॉलिश किया गया था, यानी नीपा गया था, वो गाय के गोबर और पानी के सामान्य मिश्रण से उसको चिकना किया गया था। द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वॉज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली बट अ यंगर ब्रदर, घर का जो सक्रिय सरदार था वो परिवार का मुखिया नहीं था बल्कि एक छोटा भाई था। दिस आई डिस्कवर्ड व्हेन आई अराइव्ड, यह पता चला जब मैं पहुंची। फॉर बिफोर वी एंटर्ड द हाउस, हम लोगों के घर में प्रवेश करने के पहले, माई होस्ट लेड मी टू अ कोरियस सॉर्ट ऑफ केज स्टैंडिंग वेल अबव द ग्राउंड ऑन 4 पोर्ट्स। घर में पहुंचने से पहले मैंने एक चीज देखी, एक अजीब सी चीज देखी मैंने, कि एक 4 पहियों पर खड़ा, 4 कंधों पर खड़ा एक अद्भुत प्रकार के कैद खाने थे। कैद खाने यानी जो कैद किया, वो कैद करने के बाद जिस प्रकार से बाहर से जेल की बनावट होती है वैसा ही था। एक कैद खाना था। इनसाइड द केज, केज के अंदर 4 डंडे लगे हुए थे। नेटिंग और तार के जाल बने हुए थे, मेड ऑफ वायर नेटिंग, जो तार के जाल से बना था। आई सॉ माई अमेजमेंट एंड एजिंग मैन लेइंग ऑन हिज बैक, और बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि एक बुजुर्ग आदमी अपनी पीठ के बल उस पर लेटा हुआ था। हिज हेड सपोर्टेड बाय अ पिलो, उसका सिर एक तकिया द्वारा समर्थित था।
यानी कि उसने अपने सिर के नीचे एक तकिया लगा रखा था। तो ये जो चर्चा कर रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अपने यहाँ खटिया बनता है। खटिया कुछ ऐसा ही होता है कि 4 पांव होते हैं उसके, और वह बुना हुआ होता है, रस्सी का लगा करके उसको बुना जाता है। तो वो उन्होंने वहां पे एक ऐसी ही चीज देखी जो खटिया थी, और उस पर एक बुजुर्ग आदमी जो है वो लेटा हुआ है। और यह लेखिका के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, उसने ऐसी चीज नहीं देखी थी, तो इसको बड़े अचंभे के साथ उन्होंने देखा। उस घर में जाते ही सबसे पहले उनकी नजर उसी पर पड़ी। और 14th पैराग्राफ में कहते हैं, माई एल्डेस्ट ब्रदर, यानी मेरा सबसे बड़ा भाई, माई होस्ट एक्सप्लेन्ड, जो मेरा मेजबान था जो मुझे लेकर यहाँ आया था, उसने मेरे सामने इस बात को बताया, एक्सप्लेन किया। मेरे मेजबान ने बताया, ही हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालाइसिस, कि वो जो लेटे हुए हैं उन्हें पक्षाघात का झटका लगा, यानी उनको पैरालाइज, जिसको लकवा हम लोग कहते हैं, लकवा का अटैक पड़ा है। एंड थॉट वी बेग हिम टू लिव इन द हाउस, और हालांकि हम उसे घर में रहने के लिए विनती करते हैं। ही चूज टू लिव आउट देयर, लेकिन वो घर के अंदर रहना पसंद नहीं करते, वो घर के बाहर बरामदे में ही रहना पसंद करते हैं। जिन्हें पक्षाघात लगा है वो उस परिवार का बड़ा भाई है। दैट ही मे बी रेडी टू लिसन टू द विलेजर्स, ताकि वह शायद ग्रामीणों को सुन सके, व्हेन दे कम टू हिम, जब वो वहां पर आकर उनसे बात करे। तो वो बाहर रहना पसंद करता है, उसका बड़ा भाई जिसे लकवा का अटैक हुआ है। और बाहर रहना क्यों पसंद करता है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अगर घर के अंदर आ जाएगा तो वो उन लोगों को नहीं सुन पाएगा जो उनके साथ आकर के बात कर सके। जो ग्रामीण है, जो आते हैं उससे बात करने के लिए, उससे बात नहीं कर पाएगा। अब 15th पैराग्राफ की तरफ आते हैं। 15th पैराग्राफ कहता है कि माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश, मेरा जो मेजबान है जो मुझे यहाँ लेकर आया है वो ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेता है। बट द एल्डर ब्रदर स्पोक नन, लेकिन बड़ा भाई बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोल पाया। एंड वी कुड ओनली एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड लुक एट ईच अदर विथ फ्रेंडलीनेस। तो इसलिए क्या हुआ कि हम दोनों के बीच बस दुआ सलाम हुआ, एक दूसरे को हमने मित्रता के भाव से देखा और नमस्ते सलाम का आदान प्रदान हुआ। व्हाट आई सॉ, मैंने जो देखा, वाज इंटेलिजेंट थिन पेन सेफर्ड फेस, कि वह आदमी जो था वह बुद्धिमान दिखने से ही प्रतीत होता था। और उसका चेहरा जो था ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कोई दर्द है, दर्द धारित, मतलब दर्द उसके चेहरे पर देखा जा सकता था, दर्द की चुभन को महसूस किया जाता था। हुज आइज वर एट वंस वाइज एंड पार्सिंग, जिसकी आंखें एकाएक बुद्धिमान और भेदी हो जाती थी। ऐसा लगता था कि उसकी आंखों में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और वह काफी बुद्धिमान आदमी रहा होगा। द बॉडी वॉज क्वाइट हेल्पलेस, शरीर जो है वो हेल्पलेस हो चुका है, असहाय हो चुका है, यानी कि वह बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं है। बट इट वॉज स्क्रूपुलोसली क्लीन, लेकिन यह बेहद साफ था। एंड द कॉटन गारमेंट्स वर स्नो व्हाइट, और उसके शरीर पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक कॉटन गारमेंट्स यानी सूती वस्त्र का उसने आवरण ओढ़ रखा था जो बर्फ जैसा सफेद था। वी एक्सचेंज फ्यू रिमार्क्स, हमने कुछ टिप्पणियों का आदान प्रदान किया। एंड देन अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स अप्रोच्ड, और फिर ग्रामीणों का एक झुंड वहां पर आया। नॉट टू सी मी बट टू टॉक विथ हर एल्डर ब्रदर। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रामीण जो आए थे वो मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो आप गलत हैं। वो ग्रामीणों का झुंड मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसके बड़े भाई से बात करने के लिए आया था। एंड सो माई होस्ट लेड मी इन टू द हाउस टू मीट हिज यंग वाइफ एंड चिल्ड्रेन, इसलिए मेरे मेजबान ने मुझे अपने कमरे की ओर ले गया जहां उसकी युवा पत्नी यानी कि उसकी जवान पत्नी और बच्चे बैठे हुए थे, यानी कि मुझे बात करने के लिए वहां से वो उठा करके अपनी पत्नी और बच्चों के पास ले गया। अब 16th पैराग्राफ की तरफ आते हैं। ऑल ड्यूरिंग माई स्टे आई वॉच्ड दैट केज, और वहां से जाने के दौरान कमरे में जाने तक मैं देखती रही उस खटिए की तरफ, उस पिंजरे की तरफ जो वहां पर था। एंड सेल्डम इंडीड आई सी इट एस्पेक्ट सराउंडेड बाय पीपल, और वास्तव में शायद ही कभी मैं उन्हें लोगों से घिरा हुआ नहीं पाया। यानी मैं जब तक वहां रही तब तक मैंने देखा कि उसके बड़े भाई के इर्द गिर्द कुछ लोग निश्चित रूप से बैठे हुए थे। एंड नेवर एज लॉन्ग एज आई डे लाइट लास्टेड विदाउट एटलीस्ट वन मैन स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, और मैंने कभी नहीं देखा जब तक शाम नहीं हो गई तब तक कि एक व्यक्ति शाम होने तक उसके बड़े भाई के पास जमीन पर पलथी मारकर बैठा हुआ न हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। टॉकिंग अर्नेस्टली एंड देन लिसनिंग, चाव से बात सुन रहे थे और सुना रहे थे, बात कर भी रहे थे, सुन भी रहे थे और सुना भी रहे थे। माई होस्ट सेड, मेरे मेजबान ने कहा, माई ब्रदर हैज ऑलवेज बीन आवर वाइज मैन, मेरा भाई हमेशा से एक बुद्धिमान आदमी रहा है। नाउ ही इज आवर सेंट, और अब वो हमारे लिए
एक संत है, यानी एक उपदेशक है जो हमें मार्गदर्शन देता है, हमें उपदेश देता है। अब 17th पैराग्राफ की तरफ आते हैं। माई होस्ट आई ऑब्जर्व्ड हैड हिज ओन प्लेस टू इन द विलेज लाइफ। मैंने पाया कि जो मेरा मेजबान था, जो मुझे यहाँ लेकर आया था, ग्रामीण परिवेश में उसकी भी अपनी एक पहचान थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यानी ग्रामीण जीवन में उसका अपना एक स्थान था। और ये मैंने कैसे महसूस किया, तो लेखक कहते फॉर ट्वाइस, 2 बार, व्हाइल वी आ, जब हम लोग वर सिटिंग आवर लंच ऑन, जब हम लोग अपने दोपहर के भोजन के लिए बैठे थे, दैट डे, उस दिन, ही रोज फ्रॉम हिज कॉर्नर ऑफ द रूम, वो अपने कमरे के कोने से उठा, एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया, टू आंसर अ साउट एप्रियंटली फ्रॉम अ नेबर, वो 2 बार वहां से उठ करके गया अपने एक पड़ोसी के द्वारा आवाज देने के कारण, पड़ोसी के द्वारा बुलाए जाने के कारण। When he came back, जब वो वापस आया, he made the same explanation, तो जब ऐसे ही वो वापस आया तो उसने स्पष्टीकरण दिया, मुझे बताया कि वो क्यों गया था। और 18th पैराग्राफ में कहते हैं क्या बताया, ये अब सुन लीजिए। तो कहता है कि आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक, मुझे एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था और इसीलिए मैं बाहर गया था। यानी कि जब गांव के लोग भी उससे मदद मांगने के लिए आते थे, चाहे विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीजों में ही मदद मांगना क्यों न हो। अब 19th पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द लंच ऑन वाज प्लेन कंट्री फेयर, लेंटिल्स, राइस, स्पेनिश बॉइल्ड, वेरी मच कंडिमेंट्स। जो दोपहर का खाना था वो देसी था, बिल्कुल सादा था, जिसमें मसूर, चावल, बहुत ज्यादा उबला हुआ पालक की चटनी, बिफोर वी एट, इससे पहले कि हम खाते, एंड ओल्ड कॉसिन ब्रॉट इन अ ब्रास एवर ऑफ वाटर, एक बड़े चचेरे भाई ने पीतल का पानी का तसला, यानी कि पीतल के पानी का एक बर्तन लाया, एंड अ क्लीन होम स्पून टॉवेल फॉर अस टू क्लीनेस आवर हैंड्स विथ, और वो पानी तो लाया ही तांबे के बर्तन में, उसने पीतल के बर्तन में, और साथ ही साथ एक तौलिया भी लेकर के आया जो साफ घर में बुनाई किया हुआ था। ए नेसेसरी प्रिलिमिनरी टू ईटिंग विद द फिंगर्स, कहते हैं कि जो मेरी आदत थी हाथ से खाने की, एक आवश्यक जो प्रारंभिक तैयारियां होती है हाथ से खाने के लिए, जो सबसे पहले किया जाता है, हाथों को धोया जाता है, साफ किया जाता है, तो उस प्रक्रिया की ये तैयारियां थी हाथ से खाने के लिए। चॉपस्टिक्स आई हैड यूज ऑल माई लाइफ, कहती है कि मैं हमेशा लकड़ी के कांटों का इस्तेमाल करती थी जो खाने के लिए। हालांकि वो चाइना में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, तो चाइना के लोग हमेशा खाने के लिए लकड़ी के कांटों का ही इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चाइनीज का अगर किसी सिनेमा में आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो 2 लकड़ी के डंडे होते हैं, उसी से अपने भोजन को खाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया था, एंड प्रेफर्ड देम टू नाइफ एंड नॉक, और उसे चाकू और कांटे से अधिक पसंद करती थी, यानी कि उस पे मेरा ज्यादा विश्वास था, न मुझे चाकू और कांटा जो है भोजन के लिए पसंद नहीं थी। जो अमेरिका की शैली है वह उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, बल्कि स्टिक उनको पसंद थी जो चाइना की शैली है। बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज्ड टू ईटिंग विथ माई राइट हैंड, लेकिन अपने दाहिने हाथ से खाने की आदी होने के बाद आई लाइक टू इट एज वेल, मुझे यह भी पसंद आने लगी, यानी कि मुझे पसंद आने लगा कि दाहिने हाथ से खाना खाया जाए। आफ्टर ऑल व्हाट इज सो क्लीन एज वंस ओन राइट हैंड वास्ट, और कहती है कि कुल मिलाकर के किसी भी व्यक्ति के लिए उसके अपने दाएं हाथ से अधिक साफ क्या हो सकता है अगर वह साफ किया हुआ धोया हुआ हो तो। एंड फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, और बचपन से ही भारतीय बच्चों को ये सिखाया जाता है दाहिना हाथ जो है वह स्वच्छ कामों के लिए। हम लोग को भी बताया जाता है कि राइट हैंड जो होता है वो अच्छे कामों के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो या भोजन करना हो, इसके लिए होता है। सच एज ईटिंग, जैसे खाना, एंड द लेफ्ट हैंड में परफॉर्म द मोर लोली टास्क, और बायां हाथ जो होता है वो गंदे कामों के लिए, नीच कामों के लिए होता है। 20वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। 20वें पैराग्राफ में लेखक क्या कहती है देखते हैं। कहते हैं अनदर क्लीननेस वाज द दैट आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स इंस्टेड ऑफ प्लेट्स। कहती है कि यह एक मतलब स्वच्छता थी कि एक नई चीज वहां पर और मैंने देखी कि यह एक वहां प्लेट की बजाय जो बनाना लीव्स होते हैं केले के पत्तियों पर हमारा खाना परोसा गया। वेल कुक्ड राइस filled on a broad green leaf is a pleasant sight and stimulate the
एपेटाइट, यानी कि एक बहुत चौड़ा सा पत्ता था केले का जिस पर हमारा भोजन परोसा गया था। अच्छी तरह से पकी हुई चावल थी और यह देख करके जो नजारा था चावल को परोसा गया, यानी भोजन को परोसा गया केले के पत्ते पर, यह देख करके जो है यह बहुत ही प्लीजेंट साइट था, यानी कि देखने वाला नजारा था, बहुत ही सुंदर नजारा था और ये भूख को बढ़ा देने वाला था। यानी उस पर जब जैसे ही पड़ता उसकी सौंधी सी खुशबू आ रही थी तो वो भूखों को और ज्यादा, भूख जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। इन एनी हाउस होल्ड वर्क कास्ट वाज ऑब्जर्व द फूड वाज प्लेस्ड ऑन सच लिप्स और ऑन डिशेस और फ्रेश पॉटरी। किसी भी घर में जहां जात पात मानी जाती थी इस तरह के पत्तों पर या ताजा मिट्टी के बर्तनों पर भोजन परोसा जाता था। ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश्ड विथ देम, और भोजन समाप्त होने के बाद उस बर्तन को भी तोड़ दिया जाता था या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। पत्ते होते हैं तो ऐसे ही उठा के फेंक दो, या बर्तन अगर मिट्टी के हैं तो उसको भी तोड़ करके फेंक दिया जाता था। माई होस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज कास्ट बाय ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ हिज बैक टू अस। और मेरा जो मेजबान था उसने भी अपनी जाति प्रथा को बरकरार रखा और जहां मैं भोजन करी थी उसके ठीक विपरीत कोने में उसने खाना खाया और हमारे पीछे अपनी पीठ करके बैठकर अपनी जाति के नियमों का भी पालन किया। बाय नाउ आई हैड लर्न टू ओवरकम माई फर्स्ट फीलिंग अबाउट अ डिस्टेंस सच एज दिस। अब तक मैंने इस तरह की दूरी को लेकर अपनी पहली भावना पर काबू करना सीख लिया। तो कहते हैं कि अब इस प्रकार की चीजों को मैंने बड़ी सहजता से स्वीकार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये पहली बार अब नहीं हो रहा था। मैंने भारत में काफी समय बिता लिया था तो ऐसा लग रहा था कि ये चीजें अब मेरे लिए भारत में सामान्य है। तो कहते हैं उसके बाद कि इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन टू अ रिलीजन फीलिंग एंड नॉट ई हॉस्पिटलिटी। कहते हैं कि मैं मानती हूं कि ये जो है यह अपने धर्म के सम्मान का एक तरीका था, बल्कि अपने अतिथि का अनादर करने का कोई तरीका नहीं था। यानी कि इसमें ऐसा नहीं लगा मुझे कभी कि वो मेरा अपमान कर रहे हैं, बल्कि मैंने उसको बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार किया, यह सोचते हुए कि ये अपने धर्म की रक्षा का एक तरीका अपना रहे हैं, यानी कि अपने धर्म के पालन का ये इनका अपना एक मेथड है। अब देखिए 21st पैराग्राफ में कहते हैं रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। कहते धर्म जो है भारतीय जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है। भारतीय जीवन में धर्म का एक विशेष स्थान हमेशा से रहा है। इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट, इसके सबश्रेष्ठ और साथ ही साथ इसके सबसे बुरे पहलू में भी। यानी कि धर्म ने जहां बहुत अच्छे जो सर्वश्रेष्ठ पहलू भी देखने को मिले, सबसे उत्तम पहलू भी धर्म का देखने को मिला है भारत में, और सबसे खराब स्थिति भी धर्म के देखने के लिए भारत में मिला है। फॉर देयर एज elsewhere फैंटिकिज्म reaches into evil, यहां हो या कहीं और कट्टरवाद बुराई तक पहुंचता है। यानी कि जब धर्म कट्टरवाद का रूप धारण कर लेता है, चाहे वह दुनिया के किसी कोने में हो, तो वह बुराई की तरफ बढ़ने लगता है, यानी वो अपनी अच्छाइयों को भूलने लगता है और अच्छाइयों को भूल करके बुराई की तरफ पहुंचता है। आई लाइक द सिंपल एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन मोटिव, मुझे धर्मों के मकसद की सरल स्वीकृति पसंद आई। हाउ एवर, हालांकि एंड परफेक्ट फ्रीडम टू बिहेव्स वंस रिलीजन, हालांकि और किसी का धर्म के रूप में व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता आत्मा को स्थानांतरित कर देती है। यानी कि धर्म के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को जो है एक अच्छे संस्कार की तरफ ले जाती है। और कहती हैं कि 10 इन माई फर्स्ट इंडियन फैमिली, इस प्रकार मेरे पहले भारतीय परिवार में एन इंटेलेक्चुअल एंड फेयरली वेल टू डू वंस, एक बौद्धिक और काफी अच्छे परिवार का था। वाइल आई सेड, जब मैं बैठी थी, एंड टॉक्ड विथ माई होस्टेस इन हर लिविंग रूम, और जब मैं बैठ करके अपने मेजबान की पत्नी से, होस्टेस का मतलब हो गया जो मेजबान है, होस्ट यानी जो मेजबान है, और होस्टेस जो उसकी पत्नी है, यानी ये फेमिनिन जेंडर है उसका। उसके लिविंग रूम में बैठ करके जब बात कर रही थी, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं बैठक खाना, यानी जहां बैठ करके गप्पे लड़ाई जाती हैं, तो ऐसी लिविंग रूम में बैठ करके हम लोग जब बात कर रही थी, एन इंडियन जेंटलमैन केम इन विदाउट स्पीकिंग टू अस, एक भारतीय व्यक्ति, एक भारतीय भद्र पुरुष वहां कमरे में आया और बिना हम लोगों से बात किए आया, एंड मूव ग्रेसफुली टू हर फार एंड ऑफ द रूम, और शिष्टाचार पूर्वक कमरे के दूर किनारे पर चला गया। His bare feet silent upon the floor, फर्श पर अपने दबे नंगे पैर, there he knelt his head bowed, वहां उसने अपना सिर झुकाया, and so remained for perhaps a quarter of an hour, और 1 घंटे के 1/4 भाग यानी लगभग 15 मिनट तक
वह इसी स्थिति में बना रहा, यानी कि झुका रहा और अपना सर जो है वो जमीन से टिका के रहा। When I glanced at him curiously, जब मैंने उत्सुकता से उसे देखा, my hostess said in a manner entirely casual, तो मेरी जो होस्टेस थी, मेजबान की पत्नी थी, उसने बताया कि ये मतलब उसने मुझे इसके बारे में कैजुअली इसको स्पष्ट करते हुए मुझे बताया, इट इज माई हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर, ये मेरे पति के बड़े भाई है, और ही केम्स हियर ड्यूरिंग द डे एट हिज प्रेयर टाइम्स, वह दिन में अपने प्रार्थना के समय यहाँ आते हैं, सिंस हिज ओन होम इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनका अपना जो घर है वह उनके बिजनेस वाले स्थान से थोड़ी दूरी पर स्थित है, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ता है दोपहर को, वो प्रार्थना करने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। When the prayer was over, the brother went away again, जब प्रार्थना खत्म हो गई भाई फिर चले गए, and it was not until later that I met him, and then it was outside of prayer hours, और उस समय तो नहीं पर बाद में मैं उससे मिली और फिर यह प्रार्थना करने के बाद का समय था। हालांकि उस समय तो मैं उनसे नहीं मिल पाई, उनके बड़े भाई से, लेकिन बाद में फिर मुझे मौका मिला तो मैं उनसे मिली और मैंने उनसे बातचीत की। अब 23rd पैराग्राफ की तरफ आते हैं। 23rd पैराग्राफ में देखिए क्या कहती है लेखिका कि माई लाइफ हैज बीन टू क्राउडेड विथ ट्रेवल्स, मेरी जिंदगी यात्रा के भार से दबी हुई है, एंड मेनी पीपल फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक, हाउ एवर and indeed all my books have not been enough to tell the things I would like to tell, मेरे लिए बहुत अलग से लोग हैं, मेरे लिए बहुत से लोग हैं इस पुस्तक के कवर के भीतर रखने के लिए है, हालांकि और वास्तव में मेरी सभी किताबें उन चीजों को बताने के लिए पर्याप्त नहीं है जिन्हें मैं बताना चाहती हूँ। कहती है कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारी यात्राएं की और इतनी यात्राएं कि मेरी सारी पुस्तकों को अगर पलट दो तो भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, उन सारी बातों को मैं आपसे साझा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए एक व्यवस्था होती है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें ही मैं आपसे साझा कर पाती हूँ। तो जो सब कुछ मैं बताना चाहती हूँ वो तो मैं आपसे साझा नहीं कर सकती, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं अपने पुस्तकों के माध्यम से आपसे साझा कर पा रही हूँ या कर लेती हूँ। तो आफ्टर ईयर्स आई लेफ्ट इंडिया आई रोट कम माई बिलोव्ड अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड, भारत छोड़ने के सालों बाद मैंने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कम माई बिलोव्ड किताब लिखी। उन्होंने किताब लिखी, कहती हैं कि मैंने भारत छोड़ने के कई वर्षों के बाद भारत की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कम माई बिलोव्ड नामक एक पुस्तक लिखी। स्ट्रेंज, अजीब है, द अमेरिकन्स एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, कुछ अमेरिकियों को छोड़कर हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक, कि बहुत सारे अमेरिकी लोग जो उसकी मीनिंग जो थी, जो वास्तविक जो मेरा कारण था उस पुस्तक को लिखने का, उसको नहीं समझ पाए। बट द इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड, लेकिन भारतीय पाठक इस बात को समझते। वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग एनफ, हम लंबे समय तक नहीं रह पाए। परहैप्स टू नो यूनिवर्सली दैट द प्राइस ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि की कीमत जानने के लिए हर जगह, व्हाट एवर द गोल इज एन एब्सोल्यूट, जो भी लक्ष्य है एक असीम है। कहती है कि मुझे बहुत लंबे समय तक भारत में रहने का अवसर नहीं मिला ताकि मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति को और बेहतरीन तरीके से जान सकूं, लेकिन मैंने जो भी उस पुस्तक में भारत के विषय में लिखा उसको बहुत कम अमेरिकी समझ पाए, जबकि भारतीय लोग उसको समझ गए और समझ पा रहे थे। इन माई बुक, और अपनी पुस्तक में, आई चूज 3 क्रिश्चियन मशीनरीज टू प्रूव इट, मैंने इसे साबित करने के लिए 3 ईसाई मशीनरियों को चुना। फॉर ऑफ ऑल द पीपल दैट आई हैव एवर नोन द मशीनरी इज, उन सभी लोगों के लिए जिन्हें मैंने कभी भी मशीनरी माना है, इज हिज वे द मोस्ट डेडिकेटेड, द मोस्ट सिंगल हार्टेड, अपने हिसाब से सबसे समर्पित, सबसे सच्चे दिल वाला। ही बिलीव्स द गॉड इज द वन, वह मानता है कि भगवान एक है। द फादर ऑफ मैनकाइंड एंड दैट ऑल मेन आर ब्रदर्स, और जो भगवान एक है वो सभी मानव जाति का पिता है और सभी लोग जो धरती पर रहते हैं वो एक दूसरे के भाई है। एट लीस्ट द क्रिश्चियन सेज ही सो बिलीव्स एंड सो ही परचेसेस, कम से कम ईसाई कहता है कि वह इतना विश्वास करता है इसलिए वह उपदेश देता है। देन व्हाई हैज ही फेल टू चेंज द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज सैक्रिफाइस, तो वह अपने बलिदान के बावजूद दुनिया को बदलने में असफल क्यों रहा। लेखिका कहती है कि मैंने ईसाई मसीह ने 3 चीजें नोटिस की, और 3 चीजों में सबसे पहली चीज मैं ये कहती हूँ कि जो ईसाई होते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर एक है और जो भी मनुष्य, मानव जाति जो भी है वो उसकी परमपिता की संतान है, ईश्वर की संतान है। तो जो इसको मानने वाला जो ईसाई मशीनरी है
जिसको मैं भी जानती हूँ या मानती हूँ, उसने इसके लिए काफी सेक्रीफाइस किया। तो फिर एक चीज है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना उपदेश देने के बाद, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी वह दुनिया को बदलने में असफल क्यों रहा? अल्लाह दे वर नॉट बीन इनफ एंड हैज नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस ऑफ फेथ। काश वे पर्याप्त नहीं है, वे अपने आस्था के लिए कीमत चुकाने के लिए बड़े इच्छुक नहीं हुए। ही पेज ओनली पार्ट, वो केवल आंशिक योगदान देते, यानी कि वो पूरा समर्पण नहीं रख पाए अपनी इच्छाओं के लिए और अपनी आस्था के लिए, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा उस योगदान में दिया। अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड, पूरी तरह से अपने पंथ का पूरा अर्थ स्वीकार करने में असमर्थ रहे वो। आई सी द सेम रिफ्यूजल हेयर इन माई ओन कंट्री, मैंने ऐसा ही अपने देश में भी देखा। ओवर एंड ओवर अगेन, मैं अपने देश को मैं उसी तरह का प्रतिशोध बार बार देखती हूँ। एंड नॉट ओनली एमॉन्ग क्रिश्चियन, और न केवल ईसाइयों की, बट द पीपल ऑफ इंडिया नो व्हाट इट इज टू बी विलिंग टू पे द लास्ट फुल मेजर्स ऑफ द ऑट ऑफ एन आइडियलिज्म। लेकिन भारत के लोगों को पता है कि आदर्शवाद की लागत के अंतिम रूप परिणाम का भुगतान करने के लिए क्या करना है, यानी आदर्शवाद को की चरम तक पहुंचने के लिए क्या करना है, यह भारतीय लोगों को पता है और वो इसको करना चाहते। दे अंडरस्टैंड एंड टू देम माई बुक इज नॉट अ पजलमेंट, वे समझते हैं और इसके लिए मेरी पुस्तक एक पहेली नहीं है। कहते हैं कि अमेरिकन लोग भले ही इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन भारतीय लोग समझते हैं, इसलिए मेरी जो पुस्तक है ये भारतीय लोगों के लिए ही समर्पित है। और लेखक की ये बात शायद भारतीय लोगों के ऊपर सटीक बैठती है और यही कारण है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम अपनी पुस्तक में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पुस्तक में लेखिका के इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ पा रहे हैं। तो चलिए एक नजर हम पूरे लेसन पे डालते हैं, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, अब आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए एक बार शॉर्टकट में मैं हिंदी में आपको इसकी पूरी समरी बता देता हूं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज जो पर्ल एसबर्ग के द्वारा लिखित एक किताब है, एक यात्रा वृत्तांत है, और ये उसी का जो उनका माई सेवरल वर्ड नामक उनकी एक पुस्तक है, उसका ये कंक्लूजन है, उसकी पूरी पुस्तक का सार है। पर्ल एसबर्ग जन्म से अमेरिकन थी, लेकिन चीन में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया था। भारत उनके लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है, क्योंकि बचपन में उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से भारत के विषय में सुन रखा है और इसलिए वो भारत को देखने की इच्छा से प्रभावित होकर भारत आती है। लेकिन वो भारत देखने में उनकी इच्छा किस चीज को देखने की थी? तो उनकी इच्छा थी कि पूर्णिमा की रात में ताजमहल को देखूं, फतेहपुर सीकरी को देखूं। तो उन्होंने भारत में ताजमहल को भी देखा, फतेहपुर सीकरी को भी देखा, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ अधूरापन है, कुछ कमी है, वो भारत को नहीं समझ पा रही है। तो उन्होंने शहरों के युवा बुद्धिजीवी तथा गांव के गरीब किसानों से भेंट की और तब जाकर के उनको लगा, जब उन्होंने युवाओं को सुना, गरीब किसानों को सुना, उनको समझने का प्रयास किया, भारतीय संस्कृति को करीब से देखा, तब उन्हें यह लगा कि अब वो भारत को समझ पा रही हैं। और फिर इसी कारण से उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भारत को समझना है तो ये स्मारक जो बड़े बड़े खड़े हैं भारत के चारों कोने में, वो काफी नहीं है। अगर भारत को समझना है तो भारत के लोगों को समझना पड़ेगा, भारत के लोगों को सुनना पड़ेगा। अगर आप भारत के लोगों को सुनोगे, भारत के लोगों को समझने का प्रयास करोगे, तो संभव है कि आप भारत को समझ जाएंगे। वह कहते हैं कि भारत के रीति रिवाज जो है वो बहुत ही मोहक है, लोगों को अपनी ओर खींचने वाले हैं। यहाँ के जो तौर तरीके हैं वो लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं और उनका यह विश्वास रहा है कि भारतीय लोग जो है कि स्वतंत्रता के लिए बेचैन है और वे ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करने की योजना बना रहे हैं। तो हालांकि ये आजादी से पूर्व की रचना है, इसलिए उनकी बात आज सत्य हुए भी वर्षों बीत गए, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो खूबसूरती, जिस खूबसूरती के साथ पर्ल एसबर्ग ने वर्णन किया है, वह वाकई सराहनीय है। और वास्तव में अगर हम अपनी संस्कृति को समझते हैं तो हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृति है, सबसे अद्भुत संस्कृति है। जो भी इसके बारे में सुनता है, जो भी इससे जुड़ता है, वो यहाँ का होकर रह जाता है। कभी कभार नहीं, मैं अक्सर ही ये बात कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने अधिक भाषावादी लोग, यानी अलग अलग भाषाओं के जानने वाले लोग, इतने पंथ, इतने धर्म, इतने संप्रदाय होने के बाद भी जो एक भारतीय संस्कृति की जो खासियत है वो है यूनिटी। और इसीलिए हम कह सकते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। वाकई इसकी तुलना दुनिया के किसी राष्ट्र से नहीं की जा सकती है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।